एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस इंटेलिजेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, केवीएसडी, ट्रिपल एसबी, कोई से भी स्टेट का टेट हो, वहां पर ये जो टॉपिक है वो पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंटेलिजेंस टर्म की। इंटेलिजेंस, फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है गाइस? फादर ऑफ यूजेनिक्स, या जिन्होंने इंटेलिजेंस टर्म दिया, फादर ऑफ यूजेनिक्स, और जिन्होंने इंटेलिजेंस टर्म दिया, सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में बताया, वो है सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, जहां पर भी इंटेलिजेंस की बात आएगी या फादर ऑफ यूजेनिक्स पूछा जाएगा तो वो क्या है? सर फ्रांसिस गाल्टन है। तो ये एक क्वेश्चन या एक नंबर इससे पक्का हो गया। आज हम ये भी जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया था? सर फ्रांसिस गाल्टन, और इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट ने, जो अल्फ्रेड बिने थे, उनको ये चीज सौंपी गई थी कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट का पता लगाओ। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने को, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है गाइस। और इनके जो सहपाठी हैं थियोडोर साइमन, आप केवल साइमन भी याद रख सकते हैं, अल्फ्रेड बिने के साथ साइमन इनके सहपाठी हैं। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का जो क्रेडिट जाता है वो बिने को जाता है। 1905 में इसमें उन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी। तो ये भी गाइस पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है, या फिर फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो यहां से अगेन हमारा एक नंबर क्लियर हो गया, मतलब एक नंबर यहां से और एक नंबर यहां से। ठीक, अब बात आती है भाई कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। अब जो आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो टर्म है, वो किसने दिया? तो किसके द्वारा दिया गया? स्टर्न के द्वारा। याद रखना गाइस, स्टर्न के द्वारा। ठीक, अब आईक्यू क्या होता है? आईक्यू जिस लेवल पर व्यक्ति अपनी जो मानसिक तर्क है वो लगा पाता है, और उसकी एज भी देखी जाती है। देखिए यहां पर समझते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। यहां पर मैं थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज ये भी देखते जाएंगे कि हम कितने नंबर एक टॉपिक से कवर कर रहे हैं। तो जो आईक्यू टर्म दिया वो स्टर्न के द्वारा दिया गया, और जो आईक्यू होता है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज होता है। मेंटल एज क्या होती है गाइस? जिस एज के अकॉर्डिंग हम अपना व्यवहार दर्शाते हैं, अपने काम को दर्शाते हैं, वो होती है हमारी मेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? ये होती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। फिर रिवाइज आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया? ये दिया गया था आपका 1912 में। ठीक, ये इस टर्म भी पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट टाइम आईक्यू जो टर्म दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टर्न के द्वारा। ठीक, याद रखना, एक नंबर यहां से क्लियर हो गया। फिर है रिवाइज्ड आईक्यू फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था टर्मन के द्वारा। इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। और जो रिवाइज्ड आईक्यू फॉर्मूला है वो इस आईक्यू के फॉर्मूले से कैसे अलग है, ये पूछा जाता है। तो जो रिवाइज्ड आईक्यू है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसमें टर्मन के द्वारा ये जो 100 को ऐड किया गया, 100 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये बात हो गई रिवाइज्ड आईक्यू फॉर्मूला की, और ये हो गया आईक्यू जो स्टर्न द्वारा दिया गया था। ठीक, यहां तक की बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ये जो मेंटल एज है, ये जो मेंटल एज है जो मैंने आपको अभी बताया कि जिस
एज के अकॉर्डिंग हम अपना व्यवहार दर्शाते हैं, वो हमारी मेंटल एज कहलाती है। तो ये जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। याद रखना गाइस, अल्फ्रेड बिने के द्वारा मेंटल एज का जो टर्म है वो दिया गया था, और टर्मन के द्वारा 1916 में रिवाइज्ड आईक्यू फॉर्मूला आया। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से एक नंबर ये क्लियर हो गए। मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। मतलब ये 5 नंबर हमारे यहां से क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जब हम एमसीक्यू वाले सेशन करेंगे ना, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ अभी ये समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाती है फिर धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट्स पर आएंगे। मतलब जो एमसीक्यूज करेंगे उनमें जब हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को, उसमें हम अपने कंसेप्ट्स जब देखेंगे कि हाँ हमने ये इस तरीके से पढ़ा था, वो आपको हाल माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, तभी तो जो आपकी तैयारी है वो अच्छी हो पाएगी। और एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यूज वाला पेपर है भाई, रिटन पेपर तो है नहीं कि आपको ऐसे टाइप लिखना है, एमसीक्यूज है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। और वो कब करेगा? जब आपका जो थ्योरी वाला सेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक की बात गाइस क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस थ्योरी की। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिफैक्टर थ्योरी की। यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? देखिएगा, इस यूनि मतलब एक कारक सिद्धांत। ठीक, ये किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने के द्वारा यूनिफैक्टर थ्योरी दी गई। इसमें इन्होंने क्या बात की? इसमें इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस की बात की, या जी फैक्टर की बात की। जी जिसे हम डिनोट करते हैं जनरल एबिलिटी या फिर जनरल इंटेलिजेंस। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन, यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई। इसमें इन्होंने कौन से फैक्टर की बात की? तो जनरल फैक्टर की। ये बात आपको याद रखना है। अब बात आती है टू फैक्टर थ्योरी। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। अब दो कारक मतलब यहां पर हम दो कारक की बात करेंगे। एक कारक मतलब जी फैक्टर था, अब यहां पर दो फैक्टर रहेंगे, जी और एस। एस मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेशल नहीं। थोड़ा सा याद रखना, देखिए जहां पर डाउट बनता है, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो यही है। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक नॉट स्पेशल। क्योंकि क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो भी सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछेगा, वो भी इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा कि जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो। तो स्पेशल नहीं, स्पेसिफिक एबिलिटी या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। और जी मतलब जनरल। अब जो जनरल है वो क्या, वो सब में पाई जाती है, और मतलब हर एक व्यक्ति में बहुत प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, जो हम हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी में पढ़ चुके हैं। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में, या फिर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। अब थोड़ा सा समझना, जो स्पेसिफिक है, जैसे सिंगिंग है, वो मतलब सारे लोग गा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अगर सिंगिंग की किसी में है, जैसे सोनू निगम हो गए या फिर अरिजीत सिंह हो गए, तो इनमें क्या है, एक जनरल के साथ साथ स्पेसिफिक भी है। तो जनरल जो होती है वो सभी में पाई जाती है, मतलब सिंगिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन जो एक नेक्स्ट लेवल की सिंगिंग करेगा उसमें कौन सी स्पेसिफिक टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाएगी, याद रखना। तो जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन के द्वारा दी गई, इसमें इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की।
S stands for specific and G stands for general. आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब हम बात कर रहे हैं थ्री फैक्टर थ्योरी की, जो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर देखिए इसका एक निमोनिक है जैसे PCA, इसको हम याद रखने के लिए कैप। ये थोड़ा थोड़ा गाइस अपने आप को बनाना भी पड़ता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आप सेशन में मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तो आपको हर चीज के निमोनिक कुछ ना कुछ ऐसे जो कि लाइफ लॉन्ग मतलब थोड़े से ज्यादा टाइम तक लर्न रहे। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा PCA, कल हम भूल गए कि थ्री फैक्टर थ्योरी थी, तो उसमें क्या हो गया कि P तो याद है, C याद है, लेकिन जो एक तीसरा फैक्टर है वो हम भूल गए। लेकिन अगर आप कैप से याद रखोगे, CAP कैप से याद रखोगे, तो आप भूल नहीं पाओगे। ठीक, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप भी अपने ट्रिक से या जिस तरीके से भी आप याद कर रहे हैं या जहां पर भी आप अपने कुछ नोट्स बना रहे हैं, वो इस तरीके से वहां पर निमोनिक लिखते रहें। क्योंकि अभी गाइस जो टाइम है वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम है। मतलब यहाँ पर आप अपने नोट्स मेकिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपको केवल रीडिंग करनी है और कुछ बस हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन एक प्रॉपर प्रोसेस है, जहां पर आपको भी एक प्रॉपर प्रोसेस एंड प्रॉपर मैनर में अपनी जो पढ़ाई है वो देनी पड़ेगी। अपने आप को थोड़ा सा तो डिवोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, जो भी सेशंस यहाँ पर चल रहे हैं या जिस बुक से आप हेल्प ले रहे हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे मैं यहाँ पर एक बार त्रिकारक की सिद्धांत बता रही हूं, तो आप इसको कुछ भी थोड़ा सा अपने फॉर्म में लो। जैसे आप केवल थ्री फैक्टर थ्योरी लिखकर डायरेक्ट ऐसे डैश करके लिख लो कि किसके द्वारा दिया गया, स्टर्नबर्ग। इसका निमोनिक यहां पर लिख लो। इस तरीके से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप ये जानना चाहते हैं हाउ टू मेक नोट्स, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी कि आप अपने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। ठीक, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा जो त्रिकारक सिद्धांत है वो दिया गया। इसमें इन्होंने बात की प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल का ही जो दूसरा नाम है वो है कॉन्सेप्चुअल, क्रिएटिव का दूसरा नाम है एक्सपीरियंशियल और एनालिटिकल का नाम है कॉम्पोनेंशियल। अब थोड़ा सा गाइस समझते चलना कि क्वेश्चन कहां पर और कैसे ट्विस्ट होता है। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा कि जो स्टर्नबर्ग का त्रिकारक या थ्री फैक्टर थ्योरी है, इसमें से कौन नहीं है। प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा है, प्रैक्टिकल का दूसरा नाम कॉन्सेप्चुअल है, क्रिएटिव का दूसरा नाम एक्सपीरियंशियल है। रिमेंबर गाइस, नॉट एक्सपेरिमेंटल, इट्स एक्सपीरियंशियल। जो क्रिएटिव का जो दूसरा नाम है वो एक्सपीरियंशियल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एग्जाम वाला जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, वो बच्चे का यही चेक करना चाहते हैं कि वो किस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन करके चल रहा है। क्या उसको दोनों नाम पता है, और दोनों नाम पता भी है तो वो सही नाम पता है, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल ये इसका नाम है। क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल, अब आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। वहां पर एक्सपीरियंशियल की जगह एक्सपेरिमेंटल दे देगा। एंड एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल लुक्स लाइक सेम, थोड़ा थोड़ा साउंड में सेम कर रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या है। और अगर हमें दूसरा नाम प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्चुअल नहीं पता है, तो हम वहां पर हो सकता है हमें कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये है या नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक पॉइंट बताती चल रही हूँ कि क्रिएटिव की जगह एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा और एनालिटिकल की जगह कॉम्पोनेंशियल हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे ये नाम है। प्रैक्टिकल मतलब जुगाड़ू व्यक्ति,
कॉन्सेप्चुअल, जो हर चीज किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में समझ लेता है, जुगाड़ कर लेता है। और प्रैक्टिकल मतलब बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल हो रहे हैं एग्जाम, मतलब स्कूल्स में होते हैं, तो बच्चा प्रैक्टिकल के थ्रू जल्दी सीखता है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो बुद्धि उसकी इस प्रकार से हो जाती है कि वो चीजों को समझने लगता है, प्रैक्टिकल्स के थ्रू जुगाड़ बना लेता है किसी चीज में। क्रिएटिव मतलब आप किसी काम को इतना ज्यादा कर रहे हैं, हर बच्चा किसी ना किसी काम में क्रिएटिव होता है। एक टीचर भी क्रिएटिव हो सकता है अगर वो अपनी बिल्कुल पुरानी टीचिंग स्टाइल को छोड़कर कुछ क्रिएटिव बनाना चाहे, बच्चों को कुछ क्रिएटिव वे में सिखाना चाहे। एक्सपीरियंस मतलब इस तरीके से उसको एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते कि वो नई चीजों को क्रिएट कर सकता है। ठीक, एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होना, एक लंबे टाइम से आप अगर टीचिंग में हो, 10-15 साल हो चुके हैं, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि आप अपनी तरफ से नई चीजों को ऐड कर लेते हैं। दैट इज क्रिएटिव। एनालिटिकल मतलब कंपोनेंट्स में आप तोड़ रहे हैं, इस वजह से इसका दूसरा नाम है कंपोनेंशियल। कंपोनेंशियल बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन होता है लगभग 2-2.5 पेज का, तो हम क्या करते हैं, जब हमें लर्न नहीं हो रहा होता है तो हम सबसे पहले उसकी हेडिंग्स समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2-2.5 पेज का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आखिर क्या क्या रहा है, फिर उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। दैट इज एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। ये हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं पाई जाती है, बस अब आपको खुद को समझना होता है कि हमारे अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, हमें किस प्रकार से यूज करना है। तो ये ट्रायर की थ्योरी है, किसकी, स्टर्नबर्ग की, ये याद रखना। फिर बात आती है गाइस, एक है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसके क्या अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे, बहु बुद्धि कारक सिद्धांत देखने को मिल जाएगा, और एक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसके क्या अलग अलग नाम है, एक बार बस आप याद रख लीजिए कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। इसमें 3 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई, सोशल मतलब सामाजिक, फिर आता है आपका कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। ठीक, तो जैसे सामाजिक मतलब ये जो लोग होते हैं वो सोशल वर्क बहुत कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सोशली अटैच्ड होते हैं। कॉन्क्रीट मतलब ये मूर्त चीजों पर चिंतन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे आपके सामने डस्टर है तो ये मूर्त है, मतलब जो चीज हमारे सामने है जिसे हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे आइडियाज में है वो होता है अमूर्त। तो ये हो गया। और गाइस ये इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज थी ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता चल गया है। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम नहीं छूटता जहां से क्वेश्चन ना आए हो। अभी एमपी टेट जिसे हम ग्रेड 2 बोलते हैं, वर्ग 2, वहां से हॉवर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे तो मिल जाएगा आपको पेपर, आप उठाकर देख सकते हैं। प्रीवियस जो हुआ है अभी 1 साल पहले उसमें ये पूछा गया है हॉवर्ड गार्डनर से, यूनिफैक्टर पूछा गया है, अल्फ्रेड बिने से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो इन टोटल मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और लगभग 2 से 3 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही है। सीटेट एमपीटेट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन जो मैंने अभी करवाया वो 5 नंबर का आता है, मतलब 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो इस तरीके से आप सेशंस देखो, ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कितना वेटेज लेकर आ रहा है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो अननेसेसरी हो, इंपॉर्टेंट ना हो। तो आपको सारी चीजें देखते हुए चलनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर गाइस हमने बात कर ली अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, इससे गाइस बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग का इंटरेक्शन भाई, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो केवल जो मोटिवेशन है वो आप अपने एक लाइक बटन से दे सकते हैं। उससे लगता है कि हाँ, जो मैं यहाँ पर एफर्ट डाल रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जो लोग भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं अगर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप लोग एक्टिव रहते हैं वहां पर आप इस सेशन को, या जो भी आप लोग, जैसे सीटेट पेपर 2 के बारे में एक मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। सीटेट पेपर 2 के बारे में साइंस फुल कोर्स का अनुभव स्टडी फैक्ट्स गाइस एक बार आप देखिए, इस पे मैंने कुछ चैप्टर्स के सेशंस लिए हैं। वो सीटेट पेपर 2 में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप मुझे प्लीज उसका फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी की समरीज करवाऊं तो एक बार वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 जो साइंस है, क्योंकि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस बायोलॉजी से कंप्लीट की है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को सेशंस करवा रही हूँ। और एक है साइंस टेस्ट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो देखकर प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर जो लोग सीटेट पेपर 2 साइंस प्लस मैथ्स वाला जो है ना 60 मार्क्स का कॉम्बो, जिसमें 20 मार्क्स की साइंस आनी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।